अस्सलाम वालेकुम। CS610 का लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा। इसमें हमने पैकेट्स एंड फ्रेम्स के बारे में पढ़ना है। जो एरर डिटेक्शन है ये लेक्चर नंबर 5 में है। तो अब पैकेट होता क्या है, कहते हैं कि नेटवर्क सिस्टम जो है वो डिवाइड करते हैं आपके डाटा को स्मॉल ब्लॉक्स में। ठीक है, इन स्मॉल ब्लॉक्स को हम पैकेट्स कहते हैं और इन फिर पैकेट्स को इंडिविजुअली एक एक करके भेजा जाता है। यानी डाटा को पूरा इकट्ठा एक ही दफ़ा भेजने की बजाय हम उन पैकेट्स को एक एक करके भेजते हैं। ओके, अब इन पैकेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कहता है कि जो आपके सेंडर और रिसीवर हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है ताकि वो क्या कर सकें, ट्रांसमिशन एरर्स को डिटेक्ट कर सकें। ट्रांसमिशन एरर्स वो एरर्स होते हैं जो आपके दो डिवाइसेस के जब कम्युनिकेशन हो रही होती है, डाटा शेयरिंग उनमें हो रही होती है, तो उसके दौरान जो एरर्स आते हैं, डाटा आपका करप्ट हो जाता है या लॉस हो जाता है, इस तरीके के एरर्स को आप ट्रांसमिशन एरर्स कहते हो। ओके, फिर दूसरा कहता है कि हमें पैकेट्स की ज़रूरत इस वजह भी पड़ती है कि हमारे पास जो है इतने पॉसिबल नहीं है हमारे पास कि हम जो हर कंप्यूटर का पेयर है हमारे नेटवर्क में उसको इंडिविजुअल कनेक्शन प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर थे, आपके पास 10 कंप्यूटर थे फॉर एग्जांपल, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर से जो है वो कनेक्ट कर सकें। जैसे आपने अगर पीछे कहीं पे मैश टोपोलॉजी देखी होगी तो मैश टोपोलॉजी में यह होता है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब इंटरनेट पे अगर हम ग्लोबली देखें तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं और उनको पॉसिबल नहीं है कि हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाए। तो इस वजह से हम शेयर्ड नेटवर्क कनेक्शन चूँकि हमने यूज़ करना होता है, बहुत सारे कंप्यूटर ने एक ही नेटवर्क यूज़ करना होता है, तो इस वजह से हमें पैकेट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जब हम नेटवर्क शेयर करते हैं? तो सबसे पहला मसला तो ये आ गया कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं जिन्होंने एक ही नेटवर्क को, एक ही कनेक्शन को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक ही वायर है, ठीक है, एक ही वायर है और आपके पास यहाँ पे भी 3 कंप्यूटर्स हैं और यहाँ पे भी 3 कंप्यूटर्स हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर कंप्यूटर को अलग-अलग वायर से कनेक्ट कर लो एक दूसरे से। तो आपने क्या किया, एक ही वायर से 3 कंप्यूटर को इधर कनेक्ट कर लिया और उसी एक वायर से 3 को इधर कर लिया। तो अब ये 6 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस वन सिंगल वायर। ओके, तो ये चीज़ होगी कि जो है मल्टीपल कंप्यूटर ने एक ही नेटवर्क यूज़ करना था। ओके, तो इसके बाद ये कहता है कि एक मसला ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं ऐसी हों जिन्हें बहुत लार्ज डाटा ट्रांसफ़र करना हो, बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में डाटा ट्रांसफ़र करना हो। तो जब ये डाटा ट्रांसफ़र, लार्ज डाटा ट्रांसफ़र होगा तो उससे क्या होगा कि आपके नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वो मखसूस कोई जी कंप्यूटर होगा, वो उसको नेटवर्क को होल्ड कर लेगा उतनी देर के लिए जब तक उसका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब जब तक इसने डाटा नेटवर्क को होल्ड किया हुआ है तो बाकी जो एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वेट हो रहा है तो हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हों जो कि वेट ना कर सकती हों। फॉर एग्जांपल आपकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चल रही थी, ठीक है, अब आपका नेटवर्क कनेक्शन जब कट ऑफ हुआ तो वो आपकी स्ट्रीम तो रुक गई। आपकी कोई जैसे ऑनलाइन गेम्स होती हैं कि वो अगर आप जब तक आपका कनेक्शन है तो वो चल रही हैं, जैसे ही कनेक्शन ख़त्म हुआ तो वो जो है फ़ौरन से गेम बंद हो जाती है। तो इन मसाइल को हल करने के लिए हमें एक फेयरनेस का मैकेनिज़्म जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसमें सारे कंप्यूटर्स को इक्वली जो है वो चांस मिले नेटवर्क को यूज़ करने का। ओके, तो इस सोल्यूशन क्या है, फेयरनेस के लिए सोल्यूशन क्या है? हमारे पास पैकेट्स हैं, ठीक है, कि हम डाटा को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और जिनको पैकेट्स बोलते हैं। अब पैकेट से होता क्या है कि कंप्यूटर क्या करते हैं, टर्न्स ले सकते हैं, अपनी बारियां ले सकते हैं, ठीक है, एक एक पैकेट भेजने के लिए। तो जब जब एक एक पैकेट भेजा जाएगा तो चूँकि पैकेट स्मॉल छोटा होता है साइज़ में, तो इस वजह से कोई भी कंप्यूटर जो है उसको डिले इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये बी है और ये सी है, इसी तरीके से यहाँ पे 1, 2 और 3 जो है, ठीक है। अब अगर ए ने डाटा को ट्रांसफ़र करना था, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने 10 GB का डाटा ट्रांसफ़र करना था। अब काफ़ी बड़ा डाटा है तो उसको ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा। अगर ये एक ही दफ़ा में भेज देगा तो जब तक ये 10 GB का डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा ये पूरी वायर जो है इस कंप्यूटर ए के होल्ड में होगी और बी और सी जो है उनको वेट करना पड़ेगा। अब इसी टाइम में हम कहते हैं कि जो बी है फॉर एग्जांपल उसने कोई फॉर एग्जांपल 10 KB का डाटा ट्रांसफ़र करना था जो कि बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो अब इस बेचारे को 10 KB का डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए 10 GB का वेट करना पड़ेगा कि 10 GB जब होगी तब मैं 10 KB ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये हमारा मसला था जिसको पैकेट्स सॉल्व करते हैं। पैकेट्स कैसे सॉल्व करते हैं? पैकेट्स ऐसे सॉल्व करते हैं कि कंप्यूटर ए ने क्या किया कि अपनी 10 GB के डाटा को पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। जब पैकेट्स में डिवाइड किया तो क्या हुआ, इसने कुछ थोड़े से अपना एक पैकेट भेजा, ठीक है। अब बी को मौका मिल गया तो बी ने अपना एक पैकेट भेज दिया, सी को मौका फिर सी ने भेज दिया। तो इस तरीके से सारे कंप्यूटर्स को इक्वली चांस मिलता है डाटा को ट्रांसफ़र करने का, तो उनको डिले एक्सपीरियंस नहीं होता। अब इसमें एक चीज़ ये भी क्लियर कर लेनी चाहिए कि इससे नेटवर्क की स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर नेटवर्क की स्पीड थी फॉर एग्जाम्पल 5 MB पर सेकंड फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं, ठीक है, तो ये 5 MB पर सेकंड ही रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको डिले नहीं एक्सपीरियंस करना पड़ रहा। ओके,
यहाँ पे उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिखाई है, वही जो मैंने आपको ऊपर बना के दिखाई है। ओके, तो इसमें दो चीज़ें उसने डिस्कस की हैं कि अगर हम विदाउट पैकेट जेई कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहले कहता है कि हमारे पास लेट से एक 5 MB की फ़ाइल है जो हमने ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, और हमारी नेटवर्क स्पीड है 56 KB पर सेकेंड, ओके, किलो बिट्स पर सेकेंड। तो कहते हैं कि इस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें यूजुअली 12 मिनट्स लगेंगे अगर हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो होगा ये कि ये फार्मूला दिया हुआ इन्होंने और फार्मूले से कैलकुलेट किया। सिंपल सी है कि ये आपके पास आपकी जो है ये डाटा आ गया, ठीक है। मेगा चूँकि 10 रेज़ पावर 6 होती है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 ये आपकी बाइट्स में और इनको उसमें कन्वर्ट करने के लिए, बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और नीचे हमने क्या किया कि हमारी जो स्पीड थी उसको लिख लिया और उसको 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा आंसर जो है वो मिनट्स में निकल सके। तो हमारे पास आंसर आ गया 11.9 मिनट्स। ये टोटल हमारा ट्रांसमिशन का टाइम था। तो अब हुआ ये कि ठीक है 12 मिनट तो हमारे ट्रांसफ़र में लगने ही लगने हैं, क्योंकि स्पीड हमारी इतनी है। मसला ये है कि जब तक ये 12 मिनट में ट्रांसफ़र हो रही है फ़ाइल, बाकी कंप्यूटर जितनी भी है नेटवर्क में जो वो सेम कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं उनको वेट करना पड़ेगा 12 मिनट। और जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि अगर किसी कंप्यूटर ने बहुत छोटा सा भी डाटा ट्रांसफ़र करना था तो उसको भी 12 मिनट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही फ़ाइल हम पैकेट्स को यूज़ करके ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा। तो ये होगा कि हमने सबसे पहले क्या किया, अपनी फ़ाइल को 1000 बाइट के पैकेट्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हमारी 5 MB का एक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बल्कि हज़ार बाइट के एक अलग अलग पैकेट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इससे कितना डिफरेंस आता है कि अब हमारा कंप्यूटर, जो पहले दूसरा कंप्यूटर 12 मिनट वेट कर रहा था, अब उसको सिर्फ 0.2 सेकंड जो है वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 0.2 सेकंड्स टाइम लगता है एक पैकेट के ट्रांसफ़र होने में इसी स्पीड के हिसाब से। वही फार्मूला देखें, यहाँ पे बस 5 MB की फ़ाइल थी तो उसको उन्होंने लिख दिया, यहाँ पे 1000 बाइट लिख दिया, बाकी सेम ही है। चूँकि अब हमें सेकंड्स में आंसर चाहिए था, इस वजह से हमने जो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थी वो यहाँ पे नहीं की। ओके, तो कहते हैं कि अब क्या है कि दूसरे कंप्यूटर को सिर्फ कितना वेट करना पड़ेगा, 0.14 सेकंड बिफोर बिगिनिंग टू ट्रांसफर किया। जो कंप्यूटर बी था, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे कंप्यूटर बी था, अब उसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसको सिर्फ 0.14 सेकंड जो है वेट करना पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या हुआ कि जो वेट था, जो डिले था हर कंप्यूटर का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया। ओके, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नोट दिया कि इससे, वही जैसे मैंने आपको कहा था कि इससे नेटवर्क की स्पीड में फ़र्क नहीं आता, बस यह है कि हर कंप्यूटर को इक्वली चांस मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर दोनों फाइल जो है 5 MB की हों तो उनको टोटल 24 मिनट ही लगेंगी, ये नहीं कि 12 मिनट में दो इकट्ठी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। कहता है कि लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ही फाइल 10 MB की हो, ठीक है, तो उसको भी, यहाँ पे ये टाइपो है, यहाँ पे 24 मिनट्स लिखने थे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अगर 10 MB की एक फाइल है तो भी उसको कितना टाइम लगेगा, 24 मिनट्स। मतलब ओवरऑल स्पीड में फ़र्क नहीं आता, बस ये होता है कि हर कंप्यूटर का जो डिले होता है अपना ट्रांसफ़र इनिशिएट करने से पहले, अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करने से पहले, वो डिले ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। ओके, अब पैकेट्स को TDM के साथ कैसे यूज़ करते हैं। TDM एक टेक्निक होती है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, और ये भी CS601 का ही टॉपिक है, उसी की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन तो नहीं बोलेंगे उसको, मतलब रिवाइज़ किया हुआ इन्होंने। कहते हैं कि डिवाइडिंग डाटा इनटू स्मॉल पैकेट्स अलाउ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन में आपको ऐसे बताते हैं होता क्या है कि आपके पास यूँ एक फिगर दी है कि आपके पास एक डिवाइस होती है जिसको मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, और इस तरीके से रिसीविंग साइड पे एक डिवाइस होती है जिसको डी मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि आपके मल्टीपल कंप्यूटर से आने वाले जो फ्रेम्स हैं उनको इकट्ठा करके एक पैकेट जो है वो उसकी फॉर्म में भेज देता है, ठीक है। और फिर डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे, रिसीविंग साइड पे क्या होता है कि उस बड़े पैकेट जो आपके पास रिसीव हुआ होता है उसमें से डाटा अलग-अलग जो कंप्यूटर्स के लिए भेजा गया होता है उनको डी मल्टीप्लेक्सर अलग करके फिर आगे उन कंप्यूटर्स को फॉरवर्ड कर देता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही जो है एक्सप्लेनेशन की है कि इन TDM ईच पैकेट लीव्स द सोर्स एंड इज स्विच्ड ऑन द शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल थ्रू ए मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, जो आपके कंप्यूटर से आने वाला पैकेट है उसको शेयर्ड कनेक्शन पे डाल देता है बेसिकली। ओके, एट द डेस्टिनेशन द पैकेट इज स्विच थ्रू ए डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। वही जैसे कि डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि पैकेट को वापस से स्विच करता है और जिस डेस्टिनेशन के लिए, यानी जिस कंप्यूटर के लिए वो डाटा भेजा गया था उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। ओके, अच्छा जी, अब फ्रेम्स क्या होते हैं। फ्रेम्स भी पैकेट्स ही होते हैं, ठीक है। कहता है पैकेट इज ए जेनेरिक टर्म दैट रेफर्स टू स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा। पैकेट एक नॉर्मल सी एक जनरल टर्म है जो कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा को रेफर करती है, ठीक है। कहता है कि पैकेट हैव डिफरेंट फॉर्मेट, इनके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, यानी इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो
उसमें से एक शेप इसकी क्या होती है, फ्रेम भी होती है। फ्रेम में क्या होता है, कहते हैं कि फ्रेम और ए हार्डवेयर फ्रेम डिनोट्स अ पैकेट ऑफ ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, एक मखसूस फॉर्मेट का जो पैकेट होता है उसको हम फ्रेम बोलते हैं। इसके फॉर्मेट के बारे में देखते हैं। कहते हैं ऑन स्पेसिफिक हार्डवेयर, कि एक मखसूस किसी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, मतलब हर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में, हर कंप्यूटर में हो सकता है कि फ्रेम्स की जो फॉर्मेट्स हैं वो डिफरेंट हों। ओके, अब फ्रेम फॉर्मेट को उसने दो चीज़ें जो है मेनली ये आपके पास होती हैं। ठीक है, हमेशा एक आपकी बिगिनिंग होती है फ्रेम की और एक एंडिंग होती है फ्रेम की। जो बिगिनिंग होती है उसको हेडर बोलते हैं और जो एंडिंग होती है उसको टेल बोलते हैं। ये होते कुछ भी नहीं है, कुछ हो सकता है बिट्स हों, कुछ बाइट्स हों, कुछ डाटा की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इनको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें मतलब आपके डाटा से सेपरेट होती हैं। इस तरीके से आपका कुछ डाटा होता है सेंटर में और उसके स्टार्ट में SOH होता है यानी स्टार्ट ऑफ हेडर, और एंड पे EOT होता है जिसको एंड ऑफ टेल भी बोलते हैं। ओके, तो ये बस उन्होंने फ्रेम के फॉर्मेट बताए कुछ इस तरीके से कि आपका डाटा होगा और उसमें से इनको डेलीमीटर्स भी शायद बोलते हैं और फ्लैग्स भी बोलते हैं। कि ये बेसिकली इनका काम सिर्फ ये होता है, ये SOH और EOT का, कि ये आपके डी मल्टीप्लेक्सर को या दूसरे रिसीविंग साइड पे रिसीवर को बताते हैं कि यहाँ से एक फ्रेम शुरू हो रहा है इस पॉइंट से और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जब फ्रेम्स इकट्ठे जा रहे हैं तो एन मुमकिन है कि रिसीवर को पता ही ना चले कि कौन सा फ्रेम किस डिवाइस के लिए भेजा है, कि कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया उन्होंने। कहता है कि फ्रेमिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहता है कि इससे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ओवरहेड का। ओवरहेड का डिसएडवांटेज का मतलब ये है कि आपके डाटा के साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा डाटा जा रहा है। जैसे ये SOH और EOT ये एक्स्ट्रा डाटा है, तो ये हमें मतलब इसका कोई मेन डाटा के साथ काम नहीं है, बस ये फ्लैग्स हैं, तो ये ओवरहेड आ गया। ओके, कहते हैं टू अवॉइड द डिले एंड नो डिले बिटवीन टू फ्रेम्स ईच सेंड्स एन एक्स्ट्रा। ठीक है, वो ये कि एक्स्ट्रा करेक्टर जो है वो भेजे जा रहे हैं, तो उससे ये रहा कि अच्छा, इसमें से कहता है कि द फ्रेमिंग इन प्रैक्टिस ऑल्सो हैज़ सम ट्रांसमिशन प्रॉब्लम। ठीक है, इसके साथ फ्रेमिंग के साथ कुछ ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कौन से होते हैं, कहते हैं कि अगर EOT मिसिंग है यानी एंड ऑफ टेल मिसिंग है, ठीक है, इंडिकेट सेंडिंग कंप्यूटर। इससे EOT अगर मिसिंग है उससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसने क्रैश, मतलब उसने डाटा सही से भेजा ही नहीं है। अगर SOH मिसिंग है तो उससे ये हो जाएगा कि जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसको नहीं पता चला कि कहाँ से मैसेज शुरू हुआ है या ख़त्म हुआ, वो मतलब अगला फ्रेम कहाँ से शुरू हुआ था। ओके, और अगर फ्रेम आप में कोई उसमें कोई इशू आ जाता है तो उसको वो कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब इतना डाटा हो सकता है आपका कोई 1000 बाइट का डाटा था, ठीक है, उसमें कोई एक बिट का एरर आया और वो जो फ्रेम ख़राब हुआ तो उसको उसने रिसीवर ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो वो हो सकता है दोबारा आपके सेंडर को कहे कि जी ये डाटा दोबारा भेजो। तो ये कुछ इसके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको हम आगे इनको सॉल्व करेंगे। बहरहाल लेक्चर नंबर 4 में इतना ही था, एंड दैट्स इट।